Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching chapter number 13 Inverse Trigonometric Functions video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 13 से, जो कि मेनली हमारे पास आती है इन्वर्स फंक्शंस के इंट्रो के ऊपर। किस तरीके से इन्वर्स के फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, हमने वो बहुत डिटेल में डिस्कस करा एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 की जानिब गामजन थे और एक्सरसाइज 13.2 के अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या पढ़ा और क्या जरूरत है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की लेक्चर 3 के अंदर, जाहिर सी बात है कोई ना कोई लिंक तो होगा। मेरा बच्चा लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था एक्सरसाइज 13.2 का, जो कि मेनली आपके पास एक्सरसाइज आ रही है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो काम हम करते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल्स की सॉल्यूशन को या एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने का काम। और ये काम अभी तक हम बहुत खुशसलूबी से करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने एंगल ऑफ साइन को भी फाइंड करा और एंगल ऑफ टेंजेंट को भी फाइंड करा, और लेक्चर 1 के अंदर एंगल ऑफ कॉस को फाइंड किया था। यानी कि अब तक हमारे पास तमाम के तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को फाइंड करने का टेस्ट आ चुका है। तो भैया कॉस का एंगल निकालते हो तो क्या मैंने ट्रिक बताई आपको, अब याद है या भूल गए? एक दिन के अंदर क्या बताया, कॉस का, क्या बताया, कॉस का। जब एंगल फाइंड करोगे तो उसके साथ क्या लिख देते हो, प्लस माइनस लिख देते हो खूबसूरती के साथ। और फिर साइन का जब एंगल फाइंड कर लेते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये साइन का एंगल फाइंड करने के बाद जो भी एंगल आएगा उसको 180 डिग्री में से माइनस करवाते हो, ये बात भी बताई मैंने। और फिर टेंजेंट के लिए क्या करते हो, टेंजेंट के लिए कोई भी काम नहीं करते, टेंजेंट को जो एंगल आया सॉल्यूशन के ऊपर वही एंगल डायरेक्टली सॉल्यूशन सेट में डालोगे और आंसर आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें अब तक हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं बेटा बहुत डिटेल में। तो आइए अब चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की जानिब, जो कि हमारा आज के लेक्चर है। और इसका पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अच्छा भाई क्या कहता है, कह रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा और इक्वल टू के बाद क्या दे रहा है 1। अगेन ये बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था उस जैसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको स्क्वायर बेस्ड टर्म गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर भी दूं, जो मैंने लास्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट बताया था, अब मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, भाई पहला काम तो सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाऊं, यहाँ पे आ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन थीटा और इक्वल टू के बाद आ रहा है 1/4। अगर माइनस के साइन थीटा को दूसरी तरफ भेज भी दूं, अगर माइनस के साइन थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज भी दूं तो वहां पे क्या बन जाएगा 1/4 प्लस का साइन थीटा। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, अगर अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, यहां पे स्क्वायर का एक और स्क्वायर आ जाएगा तो साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा, जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। तो लास्ट क्लास के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, टेंजेंट के रिस्पेक्ट से था। वो क्या कहा, इसको सॉल्व करना अगर इस तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड पे चला जाता हूं डिफिकल्ट बन जाएगा। तो क्या काम करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक, कि भाई कांस्टेंट टर्म को पहले एक साथ ही लिख दूं दूसरी तरफ। तो बेटा क्वेश्चन सिंपल तरीके से आ रहा है, तो क्या काम करता हूं, यहां पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा 1/4 को इक्वल टू के दूसरे भेजूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 1/4। अब क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, बहुत ही आसान सा काम है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा काम, कि भाई क्वेश्चन देख के फैसला करो ना कौन सी ट्रिक यूज करनी है। स्क्वायर बेस्ड टर्म आ रही है, सिंगल पावर वाली टर्म आ रही है, कांस्टेंट भी आ रहा है, अरे तो अल्लाह के बंदो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, यानी कि स्क्वायर बेस्ड टर्म भी है, सिंगल पावर वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो अल्लाह के बंदो क्या काम करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लो ना। भाई सिंप्लीफाई करवाना बहुत तरीकों से होता है, सिंप्लीफाई करवाना हम बहुत तरीकों से सीख चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 पहले पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, समझ में आएगा तुम लोगों को बेटा। क्या कि भाई सिंप्लीफाई करवाने के बहुत तरीके होते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है, माइनस का सिंगल पावर फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, कैसे करेंगे मिडिल टर्म इसकी ब्रेक, बहुत ही आसान तरीका। अच्छा उससे भी पहले एक काम करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे जो आपके पास थर्ड टर्म आ रही है 1/4 की आ रही है, तो अगर मैं डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाए इसको सॉल्व करना। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक एलसीएम ले लेते हैं ताकि मेरी ये इक्वेशन और सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाए। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए। तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर समझा दिया कि हम क्या करने वाले हैं, मैंने आई गेस अब तमाम बच्चों को बात क्लियर कर दी। अब मैंने क्या कहा, भाई देखो अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हो ना, 3 × 1/4 ये क्या बन जाएगा माइनस का 3/4। इसको कैसे ब्रेक करोगे,
एक ये फ्रैक्शनल फॉर्म में चीज़ आ जाएगी आपके पास, उसको ब्रेक करने में तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे बेटा। तो फ़ायदा क्या हुआ इतने आसान पढ़ाने का, फ़ायदा क्या हुआ मुझसे पढ़ने का। अगर तुम्हें फिर भी 2 घंटे में सॉल्व करना है तो मैंने मुझसे एक और ट्रिक सीख लो। क्या कहा, नीचे डिवीजन में 4 आ रहा है ना इसके पास, इनके नीचे नहीं आ रहा, एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम लेके क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो मेरा बेटा इन तमाम टर्म्स के नीचे अगर 4 लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए तमाम टर्म्स के नीचे 4 ले आऊंगा। तो इस टर्म के नीचे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है, अभी क्या है 1 है। तो ऐसे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगे नीचे 4 आ जाए, जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा क्या होगा, सिंपल तरीके से 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। मुझे एलसीएम में नीचे क्या चाहिए 4, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा 4 से। तो क्या बन गया 4 साइन थीटा, और नीचे सिंपल तरीके सबके नीचे आ जाएगा 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो फाइनली आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन क्या बन गया, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये क्या काम करा बेटा, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और फिर मैं इसका मिनट टर्म ब्रेक कर सकूं। अगर डायरेक्टली यहाँ पे मिनट टर्म ब्रेक करने पे जाता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म को मिनट टर्म ब्रेक करना, इसलिए आसान तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब क्या काम करेंगे भाई, बहुत ही आसान सा काम। मिनट टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो। 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब इस 12 को ऐसे दो फैक्टर से ब्रेक करो कि बीच की वैल्यू 4 बन जाए। अब कैसे ब्रेक करें, बच्चा परेशान हो गया, सर किस तरीके से ब्रेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका बेटा, बहुत ही आसान तरीका। क्या आसान तरीका, बीच का नंबर -4 बनाना है, माइनस का 4 बनाना है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं माइनस के 6 और प्लस के 2 में, क्या बन जाएगा, बीच का नंबर माइनस का 4 आ जाएगा। और माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो क्या बेटा मल्टीप्लाई करवाने पे वापस वो वैल्यू बन रही है और प्लस माइनस करने बीच की वैल्यू बन रही है। इसका मतलब हम लोगों ने सही मिनट टर्म ब्रेक करी है। सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे लिखूंगा 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या है मिनट टर्म बेटा, माइनस का 4 साइन थीटा, इसको किसमें ब्रेक करा, माइनस का 6 और पॉजिटिव 2 के। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6 साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और फिर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब पहली वाली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, लास्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, चेक करते हैं क्या बन जाएगा। यहाँ पे इन 2 टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, साफ दिख रहा है मुझे, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 6 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। और क्या बचा यहाँ पे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 6 2 12, तो 2 साइन थीटा और माइनस का 1 बच गया। यहाँ पे इन 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो सिंपल तरीके से प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा। यानी कि प्लस का 1 कॉमन लेने का मतलब कुछ भी एक तरीके से कॉमन ले रहा है। तो 2 साइन थीटा माइनस का 1 एज इट इज और इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर क्या आ गया मेरा बेटा हमारे पास, 2 साइन थीटा माइनस का 1, और एक और क्या आ जाएगा 6 साइन थीटा, आई एम सो सॉरी, एक और क्या आ जाएगा 6 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 0। पहला फैक्टर क्या आ गया 2 साइन थीटा माइनस का 1, दूसरा क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 6 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे भाई, कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर्स आते हैं उनको बारी बारी 0 के ऊपर सपोज किया जाता है। तो बारी बारी इन फैक्टर्स को क्या कर देंगे बेटा, 0 पे सपोज कर लेंगे। तो एक फैक्टर क्या आ रहा है 2 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 6 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पे ले लिया बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को, आई होप क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से थीटा की अलग वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। मेरा बेटा माइनस के 1 को वहां सेंड कर दूं, क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 1। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव का 1। मेरा बेटा यहाँ पे 2 साइन थीटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे के 1 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देख रहे थे मैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस के 1 को वहां सेंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा इक्वल टू के बाद माइनस का 1। मेरा बच्चा पॉजिटिव का 6 इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ रही होगी और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ रही होगी। यहाँ से अलग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अलग थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर साइन की कंडीशन को यूज करते हुए जो भी कंडीशन होती है आपको पढ़ा चुका हूँ उससे थीटा की दूसरी वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर फाइनली सॉल्यूशन सेट को ड्राइव कर लेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगले पेज के ऊपर। अच्छा तो बेटा जो लास्ट स्टेप आ रहा था मैंने नेक्स्ट पेज पे जाकर लिख दिया। तो भाई हमारे पास एक वैल्यू क्या आ रही है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ और दूसरी क्या आ रही है साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का 1 डिवाइड बाय 6। तो मेरा बेटा थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के साइन को जब मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा का कॉमा एज इट इज। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का 1 डिवाइड बाय 6। क्या करेंगे अगेन, अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस साइन को इक्वल टू की दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन वहां पे जाके क्या हो जाए,
तो बेटा थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स, और वहां पे पहले से क्या मौजूद है, माइनस का 1/6। तो मेरा बच्चा यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। मेरा बेटा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ के ऊपर आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ के ऊपर एंगल क्या आ जाएगा भाई, 30 डिग्री। जरा और से मेरी बात सुनिएगा, ये एंगल 30 डिग्री किसकी वजह से आ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री साइन इनवर्स की वजह से आ रहा है। तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि भैया कभी भी आपके पास एंगल अगर साइन की वजह से आ रहा होता है तो एक एंगल नहीं होता, दो होते हैं। तो मेरा बच्चा एक थीटा आ गया हमारा ओरिजिनल एंगल, एक और एंगल निकालेंगे कैसे, 180 में से 30 को माइनस करके जो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ये क्या काम करा सर, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप, बिल्कुल करूंगा बेटा, ये बात अभी पिछले लेक्चर में भी सीख कर आ रहे हैं। भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, साइन इनवर्स हाफ के ऊपर 30 डिग्री। चूंकि ये एंगल साइन की वजह से आ रहा था तो मेरा बच्चा ना सिर्फ ओरिजिनल एंगल लिखा जाएगा बल्कि 180 डिग्री में से माइनस करके भी एंगल आएगा। इस तरीके से एक एंगल क्या आ गया 150 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करवा दो, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से π/6। और 150 डिग्री का रेडियन में क्या होता है भाई, पहले भी पढ़ चुके हैं अब भी पढ़ लेंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है बेटा। क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई, या फिर 5/6 पाई, या 5π/6। 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 5π/6। इस तरीके से यहां से हमारे पास एंगल्स आ गए। यहां पे चले जाते हैं, यहां पे जब मैं थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो साइन इनवर्स नेगेटिव के 1/6 के ऊपर जो भी आंसर आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा आंसर, पॉइंट में आ रहा होगा। किस में आंसर आ रहा होगा बेटा, पॉइंट में। तो यहां से थीटा की वैल्यू सिर्फ साइन इनवर्स माइनस का 1/6, यही मेरा यहां से आंसर होगा। क्या बात कही, दोबारा सुन लीजिए मेरा बच्चा। यहां से साइन इनवर्स हाफ के ऊपर एक एंगल निकाला, क्योंकि परफेक्ट एंगल आ रहा है तो 180 से भी माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। व्हाइल ऑन दी अदर एंड यहां से हमने आंसर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मेरा बेटा यहां से साइन इनवर्स नेगेटिव के 1/6 के ऊपर आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉइंट के ऊपर। और लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैंने यही करवाया था, क्या कहा था, कभी भी पॉइंट के अंदर अगर एंगल आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी लास्ट स्टेप है वही आपका आंसर होगा। फिर तो लास्ट स्टेप यहां पे क्या है, ये वाला, यही इसका आंसर होगा। अब चूंकि साइन का फंक्शन है माइनस करवाना होता है, मगर इसको यहां पे माइनस भी नहीं करवा सकते, 180 में से माइनस करवाऊंगा तो भाई पॉइंट के अंदर ही टर्म आएगी। तो क्या जरूरत है पॉइंट की टर्म को लिखने का, जब दोबारा से वही आएगा। तो भाई आप लास्ट के अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट के ऊपर जाएंगे। मेरा बेटा क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्यूशन सेट बनाना आएगा, सब तक सबको आ गया होगा। पहला एंगल क्या आ रहा है π/6, दूसरा एंगल क्या है 5π/6, तीसरा आंसर क्या है एंगल का, ये रहा। तो तीनों के ऊपर सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। पहला वाला क्या है, सिंपल π/6, तो क्या बन जाएगा π/6। एंगल को लिखूंगा, पीरियोडिक फंक्शन को लिखूंगा, π/6 का π/6। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, सिंपल तरीके से 2nπ यूनियन दूसरे एंगल के लिए सेट बनाएंगे। दूसरा एंगल क्या है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा, 5π/6 प्लस का साइन, उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन 2nπ। तीसरा एंगल क्या है मेरा बेटा, उसका यूनियन लेके करेंगे। यूनियन करके क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से साइन इनवर्स नेगेटिव का 1/6 प्लस का 2nπ, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन। क्या किया भाई, पहला जो फंक्शन आ रहा है उसके लिए पहला काम सेट बनाया, दूसरे एंगल के लिए दूसरा सेट, तीसरे एंगल के लिए तीसरा सेट। बेसिकली यहां पे मेरा बच्चा हमारे पास थीटा की एक वैल्यू क्या आई थी 30 डिग्री, दूसरी वैल्यू निकाली क्योंकि साइन का फंक्शन था। साइन के फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है उसको अपने ओरिजिनल 180 डिग्री में से माइनस करवा देते हैं। दूसरा एंगल आ गया 5π/6 और एक आंसर ये आ रहा था। तो भाई क्या होता है लिखने का तरीका, किस तरीके से लास्ट सेट बनता है, किस तरीके से सॉल्यूशन सेट बनता है। आई गेस तमाम बच्चों को अब ये बात क्लियर होगी कि क्या काम करा, क्वेश्चन को लिखेंगे, एंगल को लिखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन को लिखेंगे। एंगल को लिखा, पीरियोडिक फंक्शन को लिखा, यूनियन का सिंबल, एंगल को लिखा, और जिसकी वजह से एंगल आया साइन की वजह से उसका पीरियोडिक फंक्शन आ गया। फिर यूनियन का सिंबल, एंगल को लिखा, और इस एंगल के ऊपर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसको लिखा, और लास्ट में एक पॉइंट लाजमी लिखना है। हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होगा एक नंबर गया बेटा, एक नंबर गया खाली इस एक पॉइंट के ऊपर।
क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को? आई होप क्लियर होगी। इस तरीके से मेरा बेटा हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का कंप्लीट होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जो कि हमारे लेक्चर सीरीज क्वेश्चन नंबर 7 और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बेतहाशा बार आया, सिंपल तरीके से सॉल्व करा। क्या काम करा भाई? बहुत आसान सा काम करा। जो भी क्वेश्चन आ रहा था उसको सिंपल तरीके से, क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन हुआ तो मिडिल टर्म को ब्रेक करा, उससे पहले थोड़ा सा कार्टन पीटी करे, सिंपलीफाई करवा दिया, एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम वगैरह लेके सिंपल तरीके से फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के मिडिल टर्म को ब्रेक करवाने में फैक्टर्स मिले थे, फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करा और वहां से हमने एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की जानिब, उनको सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा तो बेटा हमारे पास अपने एक्सरसाइज 13.2 के लेक्चर वीडियो को क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सिंपल तरीके से बात कर रहा है, √3 टेंजन x इक्वल टू सेक x प्लस का 1। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा? अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करने तो जाहिर सी बात है इसको आगे पीछे मूव करवा के सॉल्व करना पड़ेगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए भाई काम कर लेते सॉल्व करने के लिए। क्या काम है? चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही तो माइनस के सेक एक्स और माइनस के 1 को इक्वल टू के दूसरे साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? √3 टेंजन एक्स इक्वल टू के दूसरे साइड कर दूंगा किस चीज को? पॉजिटिव के सेक एक्स और पॉजिटिव के 1 को। अब मेरा बेटा यहाँ पे क्या काम करेंगे? सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? √3 टेंजन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? √3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट उससे खत्म हो जाएगा, सिंपल 3 रह जाएगा और टेंजन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे सिंपल तरीके से सेक एक्स प्लस के 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3 टेंजन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आ गया? सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरा बेटा क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस का साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का, देन सेक एक्स का सेक एक्स एज इट इज प्लस का 1 का 1 एज इट इज प्लस का b स्क्वायर, यानी कि तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सिंपल तरीके से आपने इसको ओपन कर दिया। अब क्या काम करेंगे? यहाँ पे 3 टेंजन स्क्वायर एक्स एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 सेक एक्स प्लस का 1। तो मेरे बेटा एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, वो काम क्या? स्टेप को मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ भाई? एक काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन के अंदर टेंजन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? सेक वाली टर्म्स आ रही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि एक तरफ टेंजन बेस्ड टर्म आ रही है और एक तरफ सेक बेस्ड टर्म, तो इनमें से किसी एक को किसी दूसरी में कन्वर्ट करवाना है। अब ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने आंसर। इसको देखो भाई, इसके अंदर आपके पास क्या टर्म ज्यादा आ रही है? सेक वाली टर्म ज्यादा आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो काम माइनॉरिटी में आ रही है उसको आप कन्वर्ट करवा दोगे। तो टेंजन स्क्वायर एक्स जो इसको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा किसके ऊपर? सेक स्क्वायर के ऊपर। किस तरीके से? बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला? पहले भी लिखवा चुका हूं आपको, 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे पास कहीं पे टेंजन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो वहां पे क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कहीं पे भी अगर मेरे पास टेंजन स्क्वायर थीटा आ रहा है वो किसके बराबर होगा? पॉजिटिव के 1 को दूसरे साइड कर दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस टेंजन स्क्वायर एक्स में क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 3 का 3 एज इट इज। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 सेक एक्स प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अब जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो बाहर वाली जो 3 है अंदर वाली तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और वे तमाम टर्म्स को हम एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तमाम वैल्यूज का हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 इक्वल टू के बाद पहले से क्या मौजूद है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 सेक एक्स प्लस का 1। जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा, मेरा ब्रैकेट को ओपन करने के ऊपर ये जो बाहर वाला 3 था अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये स्ट्रेट आ गई। अब इन इक्वल टू के दूसरी तरफ जो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं उनको एक तरफ सेंड कर दूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का इक्वल टू के दूसरी जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का सेक स्क्वायर एक्स। पॉजिटिव का 2 सेक एक्स जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का सेक एक्स। प्लस का 1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 1। तो क्वेश्चन क्या बन रहा होगा? 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक एक्स और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा 3 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा माइनस का 4, और सिंपल तरीके से बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का 2 सेक एक्स। क्या किया भाई? 3 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1
पॉजिटिव का 2 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 4, और सेक स्क्वायर एक्स का माइनस का 2 सेक एक्स का सेक एक्स एज इट इज इक्वल टू के बाद 4 का 4। अब ये चीज जरा क्वाड्रेटिक बेस फॉर्म में आ रही है, तो क्वाड्रेटिक बेस फॉर्म में इसको कर देंगे, मगर उससे भी पहले मुझे एक और चीज यहाँ पे दिख रही है कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स माइनस का 2 इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। यहां से मेरा बच्चा क्या कॉमन आ गया? पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनली मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स माइनस का 2 इक्वल टू के बाद क्या आ गया? सिंपल तरीके से 0। इक्वल टू के बाद क्या आ गया बेटा? सिंपल तरीके से 0। अब मेरा ये क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया। किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया कि हमने यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही थी उसको हटा दिया। अब ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक स्टेट बन रही है, स्क्वायर बेस्ड टर्म, सिंगल पावर वाली टर्म और कांस्टेंट। तो क्या काम करेंगे बेटा? बहुत ही आसान सा काम। क्या आसान सा काम? मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, अल्लाह के बंदो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि बीच में -1 चाहिए, मल्टीप्लाई करवा के -2 आ रहा होगा। कैसे ब्रेक करोगे भाई? -2 + 1 के ऊपर तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 बीच में, -2 + 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा? -2। क्या कहा? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने में -2 आ रहा है, बीच की वैल्यू क्या है? -1। किस तरीके से इसको -1 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं -2 और +1 का फैक्टर बना दूं, मिडिल टर्म ब्रेक कर दूं किसके अंदर? -2 + 1 के ऊपर, तो बीच की वैल्यू -1 बन जाएगी, और -2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करवाने पे हमें -2 का -2 मिल सकता है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के मिडिल टर्म को ब्रेक कर किया जा सकता है। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक एक्स प्लस का सेक एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज की मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। पहली 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे, लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे, और फिर अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या बन रहा होगा। बहुत ही आसान सी चीज बेटा ये बन रहा होगा। सिंपल तरीके से फर्स्ट पहली 2 टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है? यहां से कॉमन मेरे पास आ रहा है सेक एक्स। क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर? सेक एक्स माइनस का 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? सिंपल तरीके से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? सेक एक्स माइनस का 2 और इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी यहाँ तक की बात। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बहुत ही आसान चीज बन जाएगा, और वो आसान सी चीज क्या होगा कि भाई हमने 2 फैक्टर्स बना लिए, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के ऊपर लिखा जाएगा। तो आइए भाई लिख लेते हैं। एक फैक्टर क्या आ रहा है? सेक एक्स प्लस का 1, और एक क्या आ रहा है? सेक एक्स माइनस का 2। तो एक फैक्टर मेरा क्या आ जाएगा? सेक एक्स प्लस का 1। एक और क्या आ रहा है भाई? सेक एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के ऊपर सपोज करेंगे, तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? सेक एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपके जहन में आ रहा होगा क्या चीज कि सर इस वाली टर्म को अब कैसे सॉल्व करें? ये तो सेक आ गया, आपने तो साइन का फॉर्मूला बता दिया, कॉस के लिए बता दिया, टेंजेंट के लिए बता दिया, ये तो सेक आ रहा है, इसको कैसे करें? क्या इसके लिए अलग से कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखें? अल्लाह के बंदो क्यों परेशान होते हो? मैं पढ़ा रहा हूं ना। सेक होता क्या अगर मैं आपसे पूछूं? अब आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इनवर्स ऑफ कॉस है, यानी कि सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सिंपल तरीके से सेक एक्स के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ऐसा ही है भाई, और यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, तो प्लस के 1 को इक्वल टू के दूसरे सेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1। ये कॉस एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का 1 जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ कि क्या बन जाएगा ये? कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। सर ये कैसे कर दिया आपने? मेरा बेटा बहुत ही आसान सा काम। कॉस एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे आके माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस का 1 जो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1। हमें क्या चाहिए? हमें एंगल की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एंगल क्या हमारा? एक्स। तो भाई पॉजिटिव के कॉस को दूसरी सेंड कर दूंगा, वहां पे आके क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। किसका? नेगेटिव के 1 का। सेम काम यहाँ पे करेंगे भाई। यहाँ पे क्या बन रहा है? सेक एक्स माइनस का 2। माइनस के 2 को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो क्या बन गया? सेक एक्स इज इक्वल टू 2। क्या बन गया? सेक एक्स इज इक्वल टू 2। सेक एक्स क्या होता है भाई? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। हमें अलग से कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस की ट्रिक याद हो गई तो सेक बच्चों की वाली चीज है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय कॉस, यहाँ पे भी बन जाएगा इक्वल टू के बाद 2 का 2। भैया यहाँ पे कॉस क्या हो रहा है? डिवाइड। वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वो 2 जो पहले कॉस से मल्टीप्लाई होगा नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इन अदर वर्ड्स में क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एंगल की। एंगल यानी कि एक्स की, तो कॉस को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, वहां पे क्या बन जाएगा? इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? cos इनवर्स नेगेटिव 1। cos इनवर्स नेगेटिव 1 के ऊपर क्या होता है भाई? 180 डिग्री। cos इनवर्स नेगेटिव 1 की वैल्यू क्या होती है भाई? 180 डिग्री।
180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल तरीके से पाए। और ये जो एंगल आया ये किसकी वजह से आया? कॉस की वजह से आया। तो कॉस के लिए मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कि कॉस के लिए क्या काम करते हो? सिंपल तरीके से जो भी एंगल आ रहा हो उसके साथ प्लस माइनस लिख दोगे। कोई एंगल माइनस करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कुछ 180 से माइनस करने की जरूरत नहीं होती साइन की तरह। जो भी एंगल आ रहा हो सिंपल प्यारो मोहब्बत के साथ उसके साथ प्लस माइनस लिख दिया जाए। और दूसरा एंगल क्या आ रहा है यहाँ से मेरे पास? कॉस इनवर्स हाफ के ऊपर। कॉस इनवर्स हाफ बड़ी मशहूर टर्म होती है, 60 डिग्री का बेटा एंगल होता है, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू π/3। और चूंकि ये एंगल भी कॉस की वजह से आया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिंपल तरीके से प्लस माइनस। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। अब लास्ट काम बड़े ही मजे का काम, ये सारा काम कर लिया, अगर वो काम नहीं करो तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। वो काम मेजर काम है सॉल्यूशन सेट बनाना। सॉल्यूशन सेट के 2 नंबर होंगे बेटा, पहले बता रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सॉल्यूशन सेट पे चलते हैं। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहले वाले एंगल के लिए एक साइड, दूसरे वाले एंगल की दूसरा साइड। पहला एंगल क्या आ रहा है? प्लस माइनस का पाई। सिंपल तरीके से प्लस माइनस का पाई, प्लस के साइन के बाद उसका पीरियोडिक फंक्शन। ये एंगल किसकी वजह से आया? कॉस की वजह से आया। तो कॉस का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? सिंपल तरीके से 2n पाई। इस एंगल का सॉल्यूशन सेट बन गया। अब दूसरे एंगल का सॉल्यूशन सेट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? यूनियन का सिंबल लिखूंगा। तो क्या एंगल आ रहा है? प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस के π/3 को लिखूंगा। ये एंगल किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वजह से आया? कॉस की वजह से आया। तो उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? 2n पाई होता है। तो ये सॉल्यूशन सेट भी बन गया। जब तमाम के तमाम सेट्स आपने बना दिए तो उसके बाद यहाँ पे जो n लिख रहे हो, इस n को रिप्रेजेंट करवाओगे। ये n क्या चीज है? इस n के बारे में एग्जामिनर को बताओगे ये n क्या होता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर? बड़ा क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा आपको, मगर बिलीव भी बहुत मजे का क्वेश्चन है। इसमें कोई अनोखी चीज नहीं है, बेसिक स्टेप्स। अगर एक क्वेश्चन भी 13.2 का साइन का कॉस का टेंजेंट का समझ में आ गया तो बाकी तमाम क्वेश्चंस बहुत हलवा हैं। क्लियर है भाई? मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन जो किया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उन्होंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के बेटा बहुत चांसेस होते हैं, पास पेपर में बहुत बड़े क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। अच्छा तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमारे एक्सरसाइज 13.2 के लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है और आपकी बुक का होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लिटरली डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उस बच्चे के लिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लिए हुए। अब निकालना क्या है? जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पहला काम ही क्वेश्चन को देख के एनालाइज करेगा कि भाई इस क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है, ये तो पता चले। क्या मांगा हुआ है? थीटा मांगा हुआ है। क्या मांगा हुआ है? सॉल्यूशन ऑफ एंगल मांगा हुआ है, उसको निकालना है। भाई पहला काम तो क्वेश्चन को खूबसूरती के साथ एक बार उतार दोगे, वो स्टेप तमाम के तमाम बच्चे खुद से कर लेंगे बेटा। उस स्टेप को लाजमी क्या करो, फर्स्ट स्टेप वही काउंट होता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाऊं, पता नहीं, अजीब क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या करते हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। बेटा क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कॉस थीटा, पॉजिटिव का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का कॉस थीटा, नेगेटिव का कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को यहाँ तक की बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक की बात तो क्लियर ही होगी। अब क्या काम करते हैं भाई, ये स्क्वायर बेस्ड टर्म्स को जरा एक साइड में लिख देता हूँ तो आई गेस कोई किसी को मसला तो नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मैंने एक साइड पे लिख दिया और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का 1 माइनस का कॉस थीटा और इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे बच्चों मुझे बताओ इन दो टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है। मेरा बेटा मैं पूछता हूँ फिर वो क्या आ रही है? आप तमाम के तमाम लोग क्या बोलेंगे? सर ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो मेरा बेटा क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 1 प्लस का कॉस थीटा। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 1 प्लस का कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं हम। वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा बट माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे भी क्या बचेगा? सिंपल तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो जरा गौर से देखो, इस तरीके से हम लोगों ने हमें दो फैक्टर्स बना लिए मजाक के अंदर। क्या कहा कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने तमाम वैल्यूज को पहले एक साइड पे लिख दिया, उसके बाद क्या काम करा? सिंपल तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर रहे हो। कैसे भाई? जो एक जैसी टर्म उनको एक साइड लिखा उनमें से कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के ऊपर आकर दो फैक्टर्स बन गए। अब ये दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई? एक फैक्टर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और एक और क्या आ गया 1 प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। क्या करेंगे बेटा? अब बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को 0 के ऊपर सपोज करेंगे। क्या काम करेंगे? बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को 0 के ऊपर सपोज करेंगे। तो एक बार ये फैक्टर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0, और एक बार ये फैक्टर भी 0 के ऊपर सपोज किया जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा पहला फैक्टर क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस के 1 को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1। क्या कहा? मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए यानी कि थीटा की वैल्यू चाहिए तो भाई माइनस के 1 को दूसरी तरफ सेंड कर दिया। अब जाहिर सी बात है अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को रिमूव करवाना पड़ेगा, और स्क्वायर रिमूव वाली एक ही कंडीशन पे होगा कि अंडर रूट ले लूँ मैं। तो अंडर रूट लेने के ऊपर ये क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। क्या बन जाएगा भाई? अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास प्लस माइनस आ जाएगा। अंडर रूट लेने के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी। तो जब मैं थीटा निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पॉजिटिव के साइन को दूसरे सेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स प्लस माइनस माइनस का 1। क्या बन जाएगा भाई? प्लस माइनस माइनस का 1। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स पॉजिटिव का 1, और एक और क्या आ रही होगी? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेगेटिव का 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। और यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव के कॉस नेगेटिव के 1 को पॉजिटिव के 1 को दूसरे सेंड कर दूंगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 जब वहाँ पे जाएगा तो क्या बन गया? नेगेटिव का 1। ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस को बेटा दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा। क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव 1। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव 1 की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही आसान सी वैल्यू होती है। क्या होती है भाई कॉस इनवर्स नेगेटिव 1 की? अभी बताई मैंने आप लोगों को, पाई। क्या होती है भाई? सिंपल तरीके से 180 डिग्री होती है यानी कि पाई। चूंकि ये एंगल कॉस की वजह से आया तो यहाँ पे तो फनकारी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल तरीके से पाई के साथ क्या लिख दूंगा? प्लस माइनस। चूंकि ये एंगल कॉस की वजह से आया तो कॉस की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? जो भी एंगल आ रहा हो प्लस माइनस लिख दोगे तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी? एक आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स पॉजिटिव 1 के ऊपर जो कि क्या होती है? पॉजिटिव 90 डिग्री। एक और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही होगी? साइन इनवर्स नेगेटिव 1 के ऊपर जो कि माइनस का 90 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या है? पॉजिटिव का पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू नेगेटिव 90 का मतलब क्या है? नेगेटिव का पाई बाय 2। तो ये आपके पास दो डिफरेंट एंगल्स आ गए इस साइन के ऊपर। अब जो पहला एंगल आया उसकी वजह से एक और एंगल भी आएगा। जो ये एंगल आया इसकी वजह से एक और एंगल भी आएगा। और रीजन क्या होगा? चूंकि ये एंगल साइन की वजह से आया तो साइन का एक और एंगल भी निकलता है। ये प्राइमरी एंगल होगा वो सेकेंडरी एंगल भी निकाला जाएगा। प्राइमरी एंगल क्या है? पाई बाय 2। सेकेंडरी एंगल कैसे निकालूंगा? इस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करके। चूंकि पाई बाय 2 है 90 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 90 माइनस करूंगा तो एक और पाई बाय 2 ही आएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो कोई मसले की बात भी नहीं है। क्या कहा कि भाई देखो अब ये थीटा का एक एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री। चूंकि ये एंगल साइन की वजह से आ रहा है, चूंकि ये एंगल साइन की वजह से आ रहा है तो भैया साइन क्या कहता है कि जो भी एंगल ओरिजिनल एंगल आएगा उसको 180 में से माइनस करके एक और एंगल भी निकालोगे। अब चूंकि ये एंगल पहले ही 90 डिग्री आ रहा था तो 180 में से 90 माइनस करूंगा तो 90 आएगा। तो एक और पाई बाय 2 आ जाएगा। तो पाई बाय 2 खाली एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार लिखा नहीं जाएगा क्योंकि सेम एंगल है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का पाई बाय 2 आया। एक और एंगल क्या आ रहा था यहाँ से? इस वाले साइन इनवर्स नेगेटिव 1 से क्या आया? माइनस का पाई बाय 2। ये ओरिजिनल एंगल है, इसको भी 180 में से माइनस करूंगा। जब इसको 180 में से माइनस करूंगा तो 180 माइनस माइनस 90 हो जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा। तो 180 प्लस 90 क्या बन जाएगा? 270 डिग्री बन जाएगा। और यहां से जो दूसरा एंगल मेरे पास 273 को जब रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया? सिंपल तरीके से साइन के ऊपर अपने एंगल्स को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करा? बहुत ही आसान तरीका कि भाई सिंपल तरीके से इसके ऊपर साइन इनवर्स 1 के ऊपर एक एंगल आया, साइन इनवर्स नेगेटिव 1 के ऊपर एक एंगल आया। बट चूंकि साइन इनवर्स 1 के ऊपर जो भी एंगल आया उसका एक काउंटर पार्ट भी निकलेगा। क्योंकि साइन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि साइन का कभी भी आप एंगल निकालते हो उसका एक एंगल जो भी आप निकालोगे उसको 180 से माइनस एक और एंगल भी आता है। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे साइन का एक एंगल माइनस का पाई बाय 2 आ रहा था, एक और एंगल 180 से माइनस करके क्या आ जाएगा? 270 डिग्री, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। और यहाँ पे जो एक और एंगल मेरे
पास थीटा का आ रहा था वो कॉस की वजह से आ रहा था, और कॉस के अंदर आप कोई माइनस माइनस नहीं करते, सिंपल तरीके से एंगल के साथ प्लस माइनस लिख देते हो। तो अब इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर, अब इन तमाम के तमाम एंगल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट को बनाएंगे। अब जरा सॉल्यूशन सेट को बेटा बनाने का तरीका देख लीजिए काइंडली, बहुत मेहरबानी होगी तमाम स्टूडेंट्स की। भाई पहला मेरे पास तो एंगल क्या आ रहा है, अगर मैं इससे स्टार्ट कर दूं बात तो कोई मसले की बात नहीं, पहले आप इनका बना दो बात एक ही है, बट चूंकि ये छोटी चीज़ है कॉस वाली, तो पहले इसका बना देता हूँ। पहला एंगल यहाँ से मेरे पास कॉस की वजह से थीटा का क्या आया था, प्लस का पाई/2। तो पहला एंगल थीटा की वजह, थीटा जब कॉस इनवर्स की वजह से क्या आया था, पाई/2, सिंपल तरीके से प्लस माइनस पाई। क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस का पाई प्लस का साइन, कॉस का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा, सिंपल सा पीरियोडिक फंक्शन है, क्या चीज़ है, 2n पाई। मेरा इस पर्टिकुलर एंगल के लिए सॉल्यूशन सेट आ गया। अब यूनियन का सिंबल लूंगा, अब इस वाले एंगल का बनाऊंगा सॉल्यूशन सेट। मेरा बेटा ये एंगल क्या है यहाँ पे पाई/2, और इसका दूसरा एंगल भी पाई/2 है, तो दोनों का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही बार बनेगा। क्यों भाई, इसका एक एंगल क्या आ रहा है पाई/2, दूसरा भी क्या होगा पाई/2, तो बारी बारी दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऊपर ओरिजिनल के ऊपर ही बना लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से पाई/2 प्लस का साइन पीरियोडिक फंक्शन। किसका पीरियोडिक फंक्शन, ये एंगल किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वजह से बना, साइन की वजह से बना। तो साइन का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा, सिंपल सा 2n पाई। इस तरीके से इस सेट का भी मैंने पर्टिकुलर सेट बना दी, सॉल्यूशन सेट। अब इसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल्स है, एक ये ओरिजिनल एंगल और एक ये दूसरा 180 में से माइनस करवाने वाला। मैंने आपको क्या कहा, आप चाहे तो खाली इस पर ही बना सकते हो, मगर अच्छा तरीका क्या है कि आप दोनों के ऊपर बना लो। तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुत ही आसान सी चीज कि सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरा मेरे पास एंगल क्या आ रहा होगा, यूनियन, यूनियन का सिंबल क्या बेटा सेट बनेगा, यहां से एक एंगल का यहां से आ रहा है माइनस का पाई/2, क्या आ रहा है बेटा, माइनस का पाई/2, और फिर पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, प्लस का 2n पाई, और दूसरा एंगल क्या है 3/2 पाई। तो यूनियन करके इसको भी बना लेता हूं मैं, 3/2 पाई प्लस का क्या है भाई, साइन का पीरियोडिक फंक्शन 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से बेटा हमारे तमाम के तमाम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट के एंगल्स आ गए। दोबारा सुन लीजिए क्या काम करा है, हो सकता है आप में से किसी को मसला हुआ होगा सर ये काम क्यों करा, कैसे करा। मेरा बेटा बहुत ही आसान सा काम, पहले मैंने इसका सॉल्यूशन सेट बना दिया। इसका एंगल क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस का पाई। तो कैसे बनाया, सिंपल तरीके से प्लस माइनस का पाई प्लस का 2n पाई, यानी कि जो भी एंगल आ रहा है उसके साथ उसका पीरियोडिक फंक्शन लिख दिया। फिर यूनियन का सिंबल लिया, यूनियन का सिंबल लेने के बाद क्या काम करा कि भाई अब हम इन तमाम एंगल्स के सॉल्यूशन सेट बनाने वाले हैं। तो भाई पहला एंगल क्या था पाई/2, चूंकि इसका काउंटर पार्ट एंगल 180 में से माइनस करवा के पाई/2 आ रहा होगा, तो खाली एक ही बार लिखने की जरूरत है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार सेट बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या करा, सिंपल तरीके से एंगल लिखा, उसका पीरियोडिक फंक्शन लिखा, फिर यूनियन का सिंबल लिया, और अब इन एंगल्स के ऊपर चले गए। दूसरा एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का पाई/2, जो कि हमारे पास साइन इनवर्स -1 के ऊपर आ रहा था, उस एंगल को लिखा, पीरियोडिक फंक्शन लिखा। फिर यूनियन का सिंबल लगा के इस पर्टिकुलर एंगल की वजह से उसका जो एक और एंगल आया, यानी कि जब माइनस के पाई/2 को मैंने 180 डिग्री से माइनस करवाया तो एक और एंगल क्या आ गया, 3/2 पाई आया, तो मैंने उसके ऊपर भी सॉल्यूशन सेट बनाया। यानी कि हम ये बात पढ़ चुके हैं, क्या काम करा है, बड़ा सिंपल सा काम करा कि कॉस के केस में क्या करते हैं, जो भी एंगल आ रहा होगा प्लस माइनस लिख देते हैं उस एंगल के साथ, और साइन के केस के अंदर ना सिर्फ अपने ओरिजिनल एंगल को लिखा जाता है बल्कि ओरिजिनल एंगल को 180 में से माइनस करवा के नए एंगल के ऊपर ही हमेशा सॉल्यूशन सेट बनाया जाता है। इस बात को पहले भी सीख चुके हैं बेटा, आज दोबारा सीख लिया। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे सॉल्यूशन सेट के ऊपर आ जाएंगी और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। क्या तमाम के तमाम बच्चों को बेटा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। क्या कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाया। आई गेस सिंप्लीफाई करवाने में अब किसी को मसला या एतराज नहीं होगा। और उसके बाद क्या काम करा, वो छोटी सी बात कि साइन के केस में क्या करोगे, ना सिर्फ अपने ओरिजिनल एंगल को सॉल्यूशन सेट में लिखा करोगे बल्कि उस ओरिजिनल एंगल को 180 में से माइनस करवा के जो नया एंगल आएगा वो भी सॉल्यूशन सेट में आता है। और कॉस के केस में क्या करोगे, जो भी एंगल आ रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ प्लस माइनस लगा दिया करोगे उसके साथ। क्लियर है बेटा ये बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे बेटा इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर होगा और आप साथ साथ नोट्स अपने बना रहे होगे। इस तरीके से मेरा बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 भी यहाँ पे एंड होता है। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।